कुलधारा गांव एक वास्तविक स्थान है जो राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित है। यह गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरा गांव अचानक वीरान हो गया। कहा जाता है कि गांव के लोग एक ही रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और इसके पीछे कई किंवदंतियां और श्राप की कहानियां जुड़ी हुई हैं। राजस्थान की गर्म रेत में दबी एक ऐसी सच्चाई जो सदियों से इंसानों की समझ से परे रही है। कुलधारा, एक गांव जो एक ही रात में वीरान हो गया। यहाँ के लोगों ने ऐसा क्या देखा होगा कि उन्होंने अपनी पूरी बस्ती छोड़ दी और फिर कभी लौट कर नहीं आए? इतिहासकारों ने इस पर बहुत शोध किया, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। गांव आज भी वैसा ही खंडहर बना खड़ा है जैसे वक्त ने इसे छुआ ही ना हो। लेकिन कहते हैं रात के अंधेरे में यहाँ कुछ ऐसा चलता है जिसे इंसानी आंखों से देखना मुमकिन नहीं। आदित्य, नील, संजय और आर्यन को इस रहस्य की सच्चाई जानने का जुनून सवार हो जाता है। वे कुलधारा के खंडहरों में रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला है। रात का समय था। जोधपुर की गलियों में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। एक पुराने ढाबे के पास 4 दोस्त अपने प्लान पर चर्चा कर रहे थे। आदित्य, क्या तुम लोगों ने सच में यह सोच लिया है कि हम रात को कुलधारा में रुकेंगे? नील, अगर हम सच में इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं तो डर को पीछे छोड़ना होगा। संजय, सुना है कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और लोग कहते हैं कि कुछ परछाइयां दिखती हैं जो इंसान की नहीं लगती। आर्यन, मुझे तो सबसे ज्यादा डर इस बात से लग रहा है कि वहां कोई नहीं रहता। फिर भी लोग कहते हैं कि गांव अब भी जिंदा है, अपने भूतों के साथ। चारों दोस्त इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि वे कुलधारा में रात बिताएंगे। वे एक जीप में सवार होकर अंधेरी सड़कों से होते हुए गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें वहां जाने से रोक रही हो। जैसे ही वे गांव के खंडहर नुमा प्रवेश द्वार से अंदर दाखिल होते हैं, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। जीप के टायरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराने लगती हैं। वहां के पेड़ बिना हवा के भी झूम रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। आदित्य, क्या तुम लोगों ने महसूस किया जैसे ही हम गांव में दाखिल हुए हवा अचानक ठंडी हो गई? नील, हाँ, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। चारों दोस्त गांव के अंदर गाड़ी बढ़ाते हैं। हर ओर खंडहर थे, टूटी फूटी दीवारें, सूखे कुएं और वीरान गलियां। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह समय में अटक गई हो। कुछ दूर जाकर वे एक पुराने आधे टूटे मकान के पास, तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि यहां कोई मौजूद है? आर्यन, हाँ, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक एक बंद पड़ा दरवाजा अपने आप जोर से खुल जाता है। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठती है। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर सहमे हुए देखते हैं। आदित्य, ये कैसे हो सकता है? यहां तो हवा भी नहीं चल रही। वे दरवाजे के पास जाते हैं और अंदर झांकते हैं। वहां सिर्फ अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे मुड़ने लगते हैं, दीवार पर एक परछाई हिलती हुई दिखाई देती है, मानो कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हो। नील टॉर्च जलाकर दीवार की ओर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर जैसे ही वह टॉर्च बंद करता है, फिर से वही परछाई दिखाई देने लगती है। नील, दोस्तों, यहां कुछ बहुत अजीब हो रहा है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। आदित्य, हमें हिम्मत रखनी होगी, यह सिर्फ हमारा वहम भी हो सकता है। चारों दोस्त वापस अपने ठिकाने पर लौटते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उन्हें अपने बैग्स इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं, मानो किसी ने उनके सामान को छुआ हो। संजय, ये क्या मजाक है? हम तो अभी गांव में आए ही थे, फिर ये किसने किया? तभी दूर से एक धीमी सी हंसी सुनाई देती है, मानो कोई औरत हंस रही हो। आर्यन, हमारे अलावा यहां कोई नहीं है, फिर ये हंसी कहां से आ रही है? चारों टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखने लगते हैं। गांव के एक कोने में एक परछाई खड़ी दिखाई देती है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रात के लगभग 1 बजे थे। चारों दोस्त अब तक के सबसे अजीब अनुभव से गुजर चुके थे।
खुद ब खुद खुलते और बंद होते दरवाजे, अजीब सी हंसी और हवा में किसी की मौजूदगी का एहसास। लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस चीज दिखाई नहीं दी थी। नील सबसे ज्यादा बेचैन लग रहा था। नील, मुझे यह सब मजाक नहीं लग रहा। हम यहां एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। आदित्य, क्या तुम पागल हो? अभी तो हम आए हैं। अगर कुछ हो भी रहा है तो हमें इसका सामना करना होगा। संजय, हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। यह जगह बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही। चारों दोस्त अपने ठिकाने के पास बने एक पुराने मंदिर के खंडहर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, हवा अचानक बहुत भारी लगने लगती है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन पर कोई भारी चीज पटक दी हो। आर्यन, क्या तुम लोगों ने भी सुना? आदित्य, हाँ, और आवाज मंदिर के अंदर से आई थी। वे सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाने का फैसला करते हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी अजीब था। वहां धूल और मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन उसके बीच में ताजे पैर के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। नील घबराकर, यह कैसे हो सकता है? इस मंदिर में तो दशकों से कोई नहीं आया। संजय टॉर्च की रोशनी उन पैरों के निशानों पर डालता है। वे निशान धीरे धीरे मंदिर के एक कोने में जा रहे थे, जहां एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति रखी थी। तभी हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। चले जाओ। आवाज इतनी हल्की थी कि उन्हें लगा शायद उनका भ्रम हो, लेकिन अगले ही पल वही आवाज और तेज हो गई। चले जाओ, वरना तुम भी उन्हीं में से एक बन जाओगे। चारों दोस्तों का खून जम गया। आर्यन, यह मजाक नहीं है। हमें सच में यहां से जाना चाहिए। तभी मंदिर के कोने में रखी वह टूटी मूर्ति जोर से जमीन पर गिर पड़ी और फिर वहां की जमीन में एक अजीब सी दरार बन गई। नील डरकर, यह दरार, क्या यह जमीन के नीचे कुछ छिपा हुआ है? आदित्य हिम्मत करके उस दरार के पास जाता है और नीचे झांकने की कोशिश करता है। वहां कुछ नहीं दिखता, बस गहरा अंधेरा था। लेकिन तभी एक सड़ा गला कंकाल अचानक जमीन के अंदर से ऊपर उठने लगता है। चारों दोस्त घबराकर पीछे हटते हैं। कंकाल के सड़े गले हाथ जमीन से बाहर निकल रहे थे, जैसे कोई अंधेरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी कंकाल की आंखों के गड्ढों में एक अजीब सी रोशनी जल उठती है और वह अचानक बोलने लगता है, तुम यहां क्यों आए हो? यह गांव श्रापित है। कोई भी जो यहां रुकेगा वापस नहीं जाएगा। नील डरकर चिल्लाया, आदित्य, हम यहां एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। हमें भागना होगा। लेकिन जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलने के लिए मुड़ते हैं, मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो जाता है। तभी मंदिर की दीवारों पर पुराने खून से अजीब सी लिपियां उभरने लगती हैं। उन लिपियों में एक संदेश लिखा था, जो भी इस गांव के रहस्य को जानना चाहता है वह खुद रहस्य बन जाता है। चारों दोस्त अब तक के सबसे भयानक पल का सामना कर रहे थे। क्या वे इस गांव से जिंदा वापस जा पाएंगे या कुलधारा का श्राप उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा? मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो चुके थे। चारों दोस्त अब अंदर फंस चुके थे। बाहर हवा की एक भी सरसराहट नहीं थी, लेकिन अंदर किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी महसूस हो रही थी। नील घबराकर चिल्लाया, कोई है? हमें यहां से बाहर निकालो। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ मंदिर की पुरानी दीवारों से टकराकर उनकी आवाज वापस गूंज उठी। संजय धीरे से फुसफुसाया, हमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी मंदिर की टूटी हुई मूर्ति के पास रखी एक पुरानी लोहे की जंजीर अपने आप जमीन पर घसीटने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन, यह क्या हो रहा है? उस जंजीर के साथ जमीन पर किसी के घिसटने की आहट आने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ रही हो। आदित्य ने हिम्मत करके टॉर्च जमीन पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आदित्य, यह सब हमारा वहम भी हो सकता है। एक तेज झोंका आया और मंदिर की दीवारों पर लगे प्राचीन चित्रों से धूल हटने लगी। उन चित्रों में गांव के लोगों को दिखाया गया था, पर उनका चेहरा डरावना और घबराया हुआ था, जैसे वे किसी चीज से भाग रहे हो।
नील ने कांपते हुए एक चित्र को छुआ और तभी दीवार से खून जैसी लाल तरल बूंदें टपकने लगी। नील घबराकर पीछे हटता है। ये खून है, ये असली खून है। अचानक मंदिर की छत पर एक अजीब सी सरसराहट हुई। वे सभी ऊपर देखने लगे। एक परछाई वहां हिल रही थी, उल्टी लटकी हुई, बिना किसी शरीर के। तभी मंदिर के कोने से एक औरत की कराहट भरी आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? जो कोई भी इस गांव में आया वह कभी वापस नहीं गया। आर्यन डरते हुए, कौन हो तुम? अंधेरे से एक परछाई बाहर निकली। यह एक औरत की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं और उसके लंबे उलझे बाल हवा में लहरा रहे थे। औरत धीमी डरावनी आवाज में, यह गांव सिर्फ पत्थरों और खंडहरों से नहीं बना, यह गलतियों से बना है जिनका अंजाम भुगतना पड़ता है। तभी मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। संजय चीखते हुए, यह जगह गिर रही है, हमें बाहर निकलना होगा। चारों दोस्त दौड़कर मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दरवाजा किसी अनदेखी ताकत से जकड़ा हुआ था। पीछे से फिर वही आत्मा की धीमी हंसी गूंज उठी। अब तुम भी इस गांव का हिस्सा बन जाओगे। अचानक चारों दोस्तों को अपनी आंखों के सामने कुछ झलकियां दिखने लगीं। वे अब मंदिर के अंदर नहीं थे, बल्कि एक पुरानी रोशनी से भरी दुनिया में पहुंच गए थे। गांव जिंदा था, लोग खुश थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे और हवाओं में हल्की लोबान की खुशबू थी। तभी गांव के बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। कुछ सैनिकों की टुकड़ी गांव में घुस रही थी। उनके आगे एक क्रूर आदमी था जिसका चेहरा आंशिक रूप से जल चुका था। गांव की औरतों को पकड़ लो, यह अब हमारी जागीर है। चारों दोस्तों के सामने पूरा दृश्य चमक उठा। गांव में चीख पुकार मच गई, घरों में आग लगा दी गई और एक एक कर सभी लोग मारे जाने लगे। तभी वही आत्मा चारों दोस्तों के सामने प्रकट हुई। यह वही दिन था जब इस गांव को श्राप मिला। इस गांव के लोगों को न्याय नहीं मिला, इसलिए उनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही हैं। अचानक चारों दोस्त फिर से वर्तमान में आ गए। मंदिर की दीवारें हिल रही थीं और फर्श में दरारें पड़ चुकी थीं। नील घबराकर, हमें यहां से निकलना होगा। आदित्य ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और अचानक दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त बाहर भागे, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना था। गांव की सारी गलियां अंधेरे में डूबी हुई थीं, लेकिन हर ओर परछाइयां घूम रही थीं। सैकड़ों परछाइयां, हर तरफ से कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी। अब तुम भी इस गांव का हिस्सा हो। चारों दोस्तों ने अपने जीवन में इतनी तेज कभी दौड़ नहीं लगाई थी, लेकिन क्या वे इस गांव से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, या फिर वे भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएंगे? चारों दोस्त मंदिर से बाहर निकल चुके थे, लेकिन अब पूरा गांव उन्हें घेर चुका था। हर तरफ परछाइयां मंडरा रही थीं। वे दिखती नहीं थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी हवा में महसूस हो रही थी। नील तेज आवाज में, हमें भागना होगा, जल्दी। वे चारों दौड़ने लगे। गलियों में बिखरे पत्थर, टूटी हुई झोपड़ियां और वीरान रास्ते, सब कुछ किसी बंजर कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। संजय हाँफते हुए, गांव का बाहर का रास्ता कहां है? तभी हवा में वही फुसफुसाहट गूंज उठी, कोई बाहर नहीं जा सकता। आदित्य ने टॉर्च घुमाई और एक छाया को तेजी से हिलते देखा। वह एक महिला की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा गायब था। आर्यन कांपते हुए, यह क्या चीज है? अचानक एक जोरदार झटका लगा और नील जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों को किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा है। नील चीखते हुए, मेरी टांगों को कुछ पकड़ रहा है। बाकी दोस्त उसकी ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे नील को खींचने लगे, अंधेरे में से कई हाथ जमीन से निकल आए और उसे अंदर खींचने लगे। चारों ने पूरी ताकत से नील को खींचा और किसी तरह उसे छुड़ा लिया। लेकिन जब वे आगे बढ़े तो देखा कि गांव का रास्ता ही बदल चुका था। गली अब एक बंद रास्ते में बदल चुकी थी और उसके सामने खून से लिखा हुआ था, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। संजय, हमें कुछ और रास्ता ढूंढना होगा। तभी पास की एक टूटी झोपड़ी के अंदर से धीमी रोशनी झलकने लगी। आर्यन,
यहाँ कौन हो सकता है? वे सभी धीरे धीरे उस झोपड़ी के अंदर गए। अंदर एक पुरानी लालटेन जल रही थी और दीवारों पर पुराने सड़े गले कपड़े टंगे थे। तभी एक दरवाजे के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आई। चारों दोस्त धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े। आदित्य धीमे स्वर में, कौन है वहां? संजय ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक महिला बैठी थी जो धीरे धीरे रो रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और उसके उलझे हुए बाल उसके चेहरे को ढंक रहे थे। नील डरते हुए, आप कौन हैं? महिला धीरे धीरे सिर उठाती है। जैसे ही उसका चेहरा दिखता है, चारों दोस्त पीछे हट जाते हैं। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। महिला धीमी दर्द भरी आवाज में, तुम यहां क्यों आए हो? महिला ने उन्हें देखा और कहा, यह गांव श्रापित है। सैकड़ों साल पहले हमारे लोगों ने यहां शांति से रहना चाहा था, लेकिन एक क्रूर राजा ने हमारी औरतों को अपने हरम में शामिल करने की कोशिश की। जब हमने मना कर दिया तो उसने पूरे गांव को जलाकर मार दिया। आर्यन, तो फिर यहां कोई क्यों नहीं रहता? महिला, क्योंकि यह गांव अब मृतकों का है। तभी झोपड़ी की दीवारों पर खून की बूंदें टपकने लगी और अचानक महिला जोर से चीखने लगी, अब भागो, वरना तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे। चारों दोस्त भागते हुए झोपड़ी से बाहर निकले। भागते भागते उन्हें एक पुरानी बावड़ी दिखी। संजय, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? नील, कोई और रास्ता नहीं है। वे सभी नीचे उतरे। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिख रही थी। तभी पानी में हलचल हुई। आर्यन डरते हुए, क्या यह पानी हिल रहा है? तभी पानी के अंदर से एक कंकाल निकला और उसकी आंखों से काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। कंकाल, तुम यहां से बच नहीं सकते। चारों दोस्त जोर से चिल्लाए और सुरंग की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही वे सुरंग में घुसे, उसकी दीवारों पर अजीब चेहरे उभरने लगे। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। दीवारों से काले हाथ निकलने लगे और चारों को खींचने लगे। नील किसी तरह भागता हुआ सुरंग के आखिरी छोर पर पहुंचा और बाकी दोस्तों को खींचकर बाहर निकाला। चारों दोस्त गांव के बाहर आ चुके थे। सूरज निकल आया था और अब सब कुछ शांत था। संजय, क्या हम बच गए? आर्यन, शायद, लेकिन यह सब सच था। यह गांव सच में श्रापित है। वे अपनी कार की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोला, अंदर एक औरत बैठी थी, वही आत्मा। वह धीमे से मुस्कुराई और कहा, तुम बच नहीं सकते। कार के अंदर बैठी वह औरत ठंडी मुस्कान के साथ चारों को घूर रही थी। नील हड़बड़ाते हुए, ये क्या हो रहा है? आदित्य ने हिम्मत करके कार का दरवाजा जोर से बंद किया, लेकिन औरत अब कार से बाहर उनके ठीक सामने खड़ी थी। महिला धीमी आवाज में, तुमने कुलधारा की हदें पार कर दी। अब तुम हमारे बीच के हो। अचानक हवा ठंडी होने लगी। पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगीं और चारों को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपनी जगह जकड़ रही हो। आर्यन, हमें यहां से निकलना होगा। नील ने झटके से कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। लेकिन जैसे ही कार ने गांव की सीमा पार करने की कोशिश की, सब कुछ अचानक बदल गया। गांव वहीं था, कार अब भी गांव के अंदर थी। संजय घबराते हुए, क्या हम अभी भी यहीं हैं? महिला, तुम कभी नहीं बच सकते। चारों दोस्त कार से बाहर निकल आए। नील, हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। गांव अब पहले से भी ज्यादा अंधकार में लग रहा था। संजय धीरे से, यह कोई साधारण गांव नहीं है, हम किसी फंदे में फंस चुके हैं। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। चारों ने देखा, गांव के सारे घरों के दरवाजे खुल चुके थे और अंदर खड़े लोग उन्हें घूर रहे थे। लेकिन वे लोग इंसान नहीं थे, वे कंकाल थे, जिनकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। आर्यन कांपते हुए, ये क्या चीजें हैं? तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी। वे लोग हैं जो पहले भी यहां से भागने की कोशिश कर चुके थे। चारों ने मुड़कर देखा। एक बहुत बूढ़ा आदमी उनके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में खालीपन था और उसके हाथ काले पड़ चुके थे। नील, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी, मैं वही हूं जो इस गांव के बारे में सब जानता है, लेकिन यह जानना तुम्हारी मौत को बुलाने जैसा है। संजय,
हमें यहां से बाहर निकलना है। बूढ़ा आदमी हंसा। हर कोई यही चाहता है, लेकिन यह गांव एक श्राप में बंद है। यहां से बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता है, मृत्यु। आर्यन चौंकते हुए, मतलब? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। बूढ़ा आदमी, यह गांव उन आत्माओं का पिंजरा है जो यहां मारे गए थे। जो भी यहां आता है वो कभी बाहर नहीं जा सकता। चारों दोस्तों ने गांव का एक और रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, उनके ठीक सामने जमीन फट गई और एक गहरी खाई बन गई। नील डरते हुए, यह सब हमें यहीं रोकने के लिए हो रहा है। तभी हवा में धीमी धीमी कानाफूसी सुनाई देने लगी। भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। चारों दोस्तों ने देखा गांव की हर गली में वही आत्माएं खड़ी थीं। उनके चेहरे पिघल रहे थे, उनकी आंखें काली थीं। वे धीरे धीरे चारों ओर से पास आने लगे। आर्यन चीखते हुए, हमें कुछ करना होगा। आदित्य, लेकिन क्या? तभी एक पुरानी टूटी हुई हवेली के खंडहर में एक दरवाजा दिखा। संजय, वो क्या है? नील, यह शायद बाहर जाने का कोई रास्ता हो। वे सभी भागते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़े। चारों ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखा था। जो भी इस दरवाजे से बाहर निकलेगा उसे अपनी आत्मा छोड़नी होगी। संजय धीमे स्वर में, इसका मतलब? तभी उनके पीछे वह बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़ा आदमी, इस दरवाजे से बाहर निकलने का मतलब है कि तुम जीवित तो रहोगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इसी गांव में कैद हो जाएगी। नील, मतलब? अगर हम बाहर गए तो हम जिंदा रहेंगे, लेकिन हम कभी खुद को महसूस नहीं कर पाएंगे। बूढ़ा आदमी, हां, तुम बस एक खाली शरीर बनकर रह जाओगे। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अब उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो इस गांव में हमेशा के लिए फंसे रहें या फिर बिना आत्मा के बाहर जाएं। नील, हम क्या करें? तभी दरवाजे के पास खून से एक और संदेश लिखा मिला। अगर कोई अपनी आत्मा पूरी तरह से अर्पित कर दे तो बाकी बच सकते हैं। संजय, मतलब किसी एक को अपनी आत्मा पूरी तरह देनी होगी। तभी आर्यन आगे बढ़ा। आर्यन गंभीर स्वर में, मैं यह करूंगा। नील, नहीं, ऐसा मत कर। आर्यन, अगर हम सभी मर गए तो इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर मेरी कुर्बानी से तुम सब बच सकते हो तो मुझे यह करना होगा। आर्यन ने दरवाजे के पास खड़ी आत्माओं की ओर देखा। आर्यन, मुझे ले लो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। तभी आत्माएं अचानक जोर से हंसने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और आर्यन पीछे अंधेरे में गायब हो गया। नील, संजय और आदित्य ने कांपते हुए दरवाजे को पार किया। जैसे ही वे बाहर निकले, सूरज चमक रहा था। वे गांव से बाहर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, उन्हें महसूस हुआ। उनकी आंखों में अब कोई भावनाएं नहीं थी, उनके दिल में कोई एहसास नहीं था। वे जिंदा तो थे, लेकिन अब वे सिर्फ चलते फिरते शरीर थे। आदित्य धीरे से, हम बच तो गए, लेकिन हम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। पीछे गांव के अंदर से एक धीमी गूंज आई, तुम बच नहीं पाए, अब तुम हमेशा के लिए अधूरे रहोगे। गांव के बाहर आकर तीनों दोस्त एक चट्टान पर बैठ गए। सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, लेकिन उनके दिलों में कोई हलचल नहीं थी। नील धीमे स्वर में, हमें कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? संजय ने अपने हाथों को देखा। उनकी त्वचा पर अजीब सा सफेदी भरा सूखापन था। संजय सहमे हुए, हमारे अंदर कुछ नहीं बचा, जैसे हम बस शरीर हैं, आत्मा नहीं। आदित्य ने पास के तालाब में अपनी परछाई देखी। परछाई वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। आदित्य कांपते हुए, हमारी परछाई धुंधली क्यों दिख रही है? तभी हवा में वही कंप कंपाने वाली हंसी गूंजी। तुम बाहर तो आ गए, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब भी कुलधारा में कैद है। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वह बूढ़ा आदमी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। नील चीखते हुए, हमें हमारी आत्मा वापस चाहिए। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। बूढ़ा आदमी, एक बार जो कुलधारा से अधूरी आत्मा बनकर निकला, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तभी अचानक ही चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। सूरज गायब हो गया और एक अजीब सा धुआं चारों ओर फैल गया। संजय कांपते हुए, यह क्या हो रहा है? धुएं के बीच से अचानक एक
जाना पहचाना चेहरा उभरा, आर्यन। लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। आर्यन गंभीर स्वर में, तुम्हें लगता था कि मैं सिर्फ अपनी आत्मा देकर मर गया? नील आश्चर्यचकित होकर, आर्यन तुम जिंदा हो? आर्यन, नहीं, मैं अब सिर्फ एक छाया हूं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम भी पूरी तरह से जिंदा नहीं बचे। तीनों दोस्तों के शरीर धीरे धीरे और सफेद पड़ने लगे। उनके हाथों की नसें उभर रही थीं, जैसे कोई उन्हें अंदर से खाली कर रहा हो। आदित्य, हम अब क्या करें? आर्यन धीरे से मुस्कुराते हुए, अब तो बस इंतजार करना है, जब तक तुम पूरी तरह से खो नहीं जाते। नील, संजय और आदित्य ने महसूस किया कि वे खुद को पहचान नहीं पा रहे थे। संजय सिर पकड़कर, मुझे अपना नाम याद है, लेकिन मेरे दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आ रही हैं। नील, मुझे भी, जैसे मैं कहीं और भी था और मैं कोई और था। आदित्य ने बूढ़े आदमी को घूरते हुए कहा, आदित्य तू कौन है? तू सच में इंसान है या? बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। बूढ़ा आदमी, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था। यहां आया था इस गांव के रहस्यों को जानने, लेकिन जब बाहर निकला तो बस एक खाली शरीर रह गया। नील सन्न रहकर, तो तुम भी? बूढ़ा आदमी, हां, अब मैं बस दूसरों को इस श्राप में फंसता हुआ देखता हूं। तभी अचानक तीनों दोस्तों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उनकी आंखें खुली तो वे फिर से गांव के अंदर खड़े थे। संजय सिहरते हुए, हम बाहर निकल चुके थे, फिर वापस यहां कैसे आ गए? तभी मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगी और एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। ये कोई इंसान नहीं था, ये कोई भूत भी नहीं था, ये कुछ और था, एक जिन्न। उसके लंबे काले हाथ हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी। जिन्न भारी आवाज में, तुमने सोचा कि तुम बच सकते हो? नील गला सूखते हुए, हम तो बाहर आ गए थे। जिन्न हंसते हुए, जो एक बार कुलधारा का हिस्सा बन गया वो कभी वापस नहीं जा सकता। अचानक जिन्न ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और हवा में कुछ इशारे किए। तीनों दोस्तों को महसूस हुआ कि उनका शरीर और हल्का हो रहा है, जैसे वे धीरे धीरे हवा में घुल रहे हों। तीनों दोस्त चीख रहे थे, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन सकता था। उनके शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगे। संजय रोते हुए, हम बच नहीं सकते? जिन्न धीमी आवाज में, नहीं, अब तुम भी इस गांव के हिस्से बन चुके हो। आदित्य ने अपनी परछाई देखी, वह अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। आदित्य हक्का बक्का होकर, हम अब इंसान नहीं रहे। बूढ़ा आदमी, अब तुम भी मेरी तरह हो, अधूरी आत्माएं जो इस गांव में फंस गईं। तीनों दोस्त अब नील, संजय और आदित्य नहीं रहे। वे अब सिर्फ कुलधारा के शापित साए बन चुके थे। वे अब इंसानों को डराने वाले भूत नहीं थे, बल्कि वे खुद भी इस अंधेरे श्राप का हिस्सा बन चुके थे। अब कोई और जब कुलधारा आएगा तो वे भी वही गलती करेंगे जो इन दोस्तों ने की थी, और यह चक्र कभी नहीं रुकेगा। नील, संजय और आदित्य अब न तो पूरी तरह जिंदा थे और न ही पूरी तरह मरे हुए। उनके शरीर हवा में झिलमिलाने लगे, जैसे वे इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच फंसे हुए हों। नील धुंधली आवाज में, क्या अब हम कभी वापस नहीं जा सकते? बूढ़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ, कभी नहीं, अब तुम भी इस गांव का हिस्सा हो। तीनों ने अपने हाथों को देखा, वे अब पूरी तरह पारदर्शी हो चुके थे। उनका शरीर मिटने लगा। संजय कांपते हुए, नहीं, मुझे वापस जाना है। लेकिन जिन्न ने अपनी हथेली उठाई और उनके चारों ओर एक तेज हवा घूमने लगी। जिन्न भारी आवाज में, अब तुम भी उसी अंधकार का हिस्सा बन चुके हो जो सदियों से इस गांव को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। तभी दूर से एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। तीनों ने देखा, एक स्त्री सफेद साड़ी में हवा में तैरती हुई उनके पास आ रही थी। स्त्री कांपती आवाज में, तुम्हें लगता है कि यह श्राप हमेशा के लिए रहेगा? तीनों दोस्तों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। नील धीरे से, तुम कौन हो? स्त्री आंखों में आंसू के साथ, मैं वही हूं जिसकी आत्मा को इस गांव में बंद कर दिया गया था। आदित्य सांस थामकर, मतलब? स्त्री ने जिन्न की ओर देखा और कहा, स्त्री,
अब बहुत हुआ, यह श्राप अब खत्म होगा। जिन्न गर्जना के साथ, कोई इस गांव के श्राप को नहीं तोड़ सकता। लेकिन तभी स्त्री ने अपने हाथ फैलाए और अचानक पूरा गांव तेज सुनहरी रोशनी में डूब गया। जिन्न दर्द से चीखने लगा। जिन्न चीखते हुए, नहीं, यह कैसे संभव है? स्त्री ने आंसू भरी आंखों से कहा। स्त्री, क्योंकि यह श्राप प्रेम और बलिदान से टूटा करता है, न कि डर से। जिन्न की पूरी काली आकृति धीरे धीरे मिटने लगी। हवा शांत हो गई। जब तीनों दोस्तों ने अपनी आंखें खोली तो वे गांव के बाहर एक सड़क पर पड़े थे। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ी। नील हड़बड़ाकर उठते हुए, हम जिंदा हैं। संजय और आदित्य ने भी खुद को छूकर देखा। वे अब पूरी तरह इंसान थे। कोई जिन्न नहीं, कोई भूत नहीं, कोई अंधेरा नहीं। वे किसी तरह जीवित बच गए थे। उन्होंने चारों ओर देखा। कुलधारा वहीं था, लेकिन अब वहां कोई अजीब ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। आदित्य धीरे से, क्या वो श्राप सच में खत्म हो गया? लेकिन तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी। हर श्राप हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन कुछ रहस्य कभी नहीं मरते। तीनों दोस्त स्तब्ध खड़े रह गए। क्या वे सच में बच गए थे या कुलधारा ने बस उन्हें जाने दिया?